आपके पिता तो हीरा के व्यापारी थे। मैं भी डायमंड में ही था, तो स्टॉक मार्केट पहले से दिमाग में था, और जैसे अरशद मेहता का स्कैम खत्म हुआ और मैं एंटर हुआ। सैबी बहुत कुछ कर रही है हमारे देश के लिए और युवाओं के लिए और सभी के लिए। 10 साल में सेबी ने जो काम किया है ना, वो अनबिलीवेबल है। हर कोई बिजनेस में से दिमाग लगा के शेयर मार्केट। सो पॉइंट बहुत क्लियर है, ये बहुत एक्साइटेड मार्केट है, तो बहुत मजा आता है यहाँ काम करने की, मजा बहुत है। मेरा जब पहला सेल बिल आया था मैंने सोचा यार मैं तो 5,000 रुपए कमाया। देखा तो 4,600 ही। देखो एक एक चीज क्लियर है कि इंडिया में आज की डेट में वर्ल्ड में हाईएस्ट ट्रेडिंग टैक्स इंडिया में है। देखो स्टॉक मार्केट एक ऐसा है, ये एक ही मार्केट मेरे हिसाब से ऐसा है जिसका पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास है। सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका खुद का पैसा होना चाहिए। और मैं हमेशा ये पूरी चीज में मेरी एम्प्लॉय टीम के सामने बोलता हूँ कि बॉस लाइफ में एक बार एंटरप्रेन्योर बनी है। मेरे लिए बहुत ईजी था, मैं एंजल का सब ब्रोकर था, कोई चैलेंज नहीं थी। पर मैं कल सुबह पेन कैसे करूंगा वो सोचता होता तो आज ये पॉडकास्ट नहीं होता। आज जो हमारे बीच में है ना, उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट निकलती है। उनके लिए सम्मान एक ऐसा शब्द है जो सम्मान अपने आप में छोटा पड़ जाए मेरी तरफ से। वो जितने सौम्य हैं, जितने डाउन टू अर्थ हैं, जितना उनका व्यवहार जमीन से जुड़ा है, उतने ही ऊंचे उनके विचार भी हैं और विजन भी हैं। वो जितने आदर्श बॉस हैं, पति हैं, पिता हैं, लोगों के लिए साथी हैं, और मेरे लिए तो आशीर्वाद हैं। जब वो मुझे छोटा भाई समझकर मेरे सर पे हाथ फेरते ना, मैं कृतज्ञ फील करता हूँ। और उनको मेरे बीच में पाकर, मेरे इस शो पे पाकर, मैं अपने आप में एक सम्मानित फील कर रहा हूँ। ये है मिलन पारेख सर, जेनम ब्रोकिंग के एमडी। मिलन सर, वेलकम टू शेप ऑफ विजडम। थैंक यू, थैंक यू मनीष। हम काफी बार मिले हैं, हमने बहुत बार काम साथ में किया है, बहुत सी जगहों पे एसोसिएशन में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये मेरे लिए फीलिंग बहुत अलग है। सो मैं पहले उसके लिए आपके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने इतना टाइम निकाला है और इतने टफ सिचुएशन से निकल के भी मेरे लिए टाइम निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। आपके पिता तो हीरा के व्यापारी थे, और आप इस जगह पे आए तो उन्होंने रोका नहीं कि आप सट्टा बाजार में कहाँ जा रहे हैं? नहीं, पापा डायमंड में थे और मैं भी डायमंड में ही था सिंस 1983, 84 से 94 आई वाज इन डायमंड, और हीरा में ही था, पर इतना मन नहीं था। तो स्टॉक मार्केट पहले से दिमाग में था, और जैसे अरशद मेहता का स्कैम खत्म हुआ और मैं एंटर हुआ। तो एक तरफ हर्षद मेहता का स्कैम खत्म हुआ है, देश हाय हाय कर रहा है, और आप जा रहे हो शेयर मार्केट की तरफ, तो पिताजी के मन में डर नहीं था कि यार कहीं गलत जगह ना फंस जाए? नहीं, ऐसा पिताजी के दिमाग में तो शायद मतलब था, तो उन्होंने कभी बताया नहीं था। पर उनको इतना ट्रस्ट था। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में दो ही बंदे थे इनिशियल लेवल पे जिनको मेरे पे ट्रस्ट था, वो मेरे पापा मम्मी थे। वो कॉन्स्टेंटली, उनको पता था कि भाई ये कुछ ना कुछ तो करेगा। धंधा जो चीज है वो हमारे खून में है, और एक रिसर्च हमारी कहते हैं कि आपने 10th स्टैंडर्ड में ही शेयर मार्केट में अपना स्टेप रख लिया था, इशू भरना शुरू कर दिया था। तो वो क्यों दिमाग में आया और उस समय पे क्या आपको उसने देखा? नहीं, तभी मेरा एक कजिन था, वो चाहता था कि हमको ये आईपीओ भरना है। हाँ, तो ठीक है भाई, भरते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा आइडिया भी था, मुझे इतना नहीं था। तो फिर हमने मिलके फिर ये आईपीओ भरा। 17-18 साल का होगा, 10th स्टैंडर्ड के अंदर में। उसे क्या समझ है कि क्या आईपीओ होता है क्या नहीं होता? पर वो भी उस फिर जमाने भी में देखो, मेरे लिए ना, मैं डे वन से, मतलब शुरू से ही, मैं जब 21 साल का हुआ तभी पहली बार मेरा और पापा का रिटर्न मैंने साथ में भरा था। मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न मैंने एक ही दिन भरा था। पापा ने उससे पहले रिटर्न भरा ही नहीं था। तो और जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था ना, तभी मेरे 5 बैंक में अकाउंट्स थे, जिसका टोटल बैलेंस 100 रुपया होगा। पर मुझे ये बैंकिंग और ये सब चीज़ें पसंद थी, तो मैंने खुद बैंक अकाउंट खुलवाए थे। मैंने पापा की साइन नहीं कराई थी, प्रिंसिपल की साइन चलती थी, तो प्रिंसिपल की साइन लेके मैंने अकाउंट खोला था। तो तब से मुझे ये सेविंग्स, पैसा बचाना, कम खर्च करना, मतलब पैसा बचाना तो बहुत नेचुरल था क्योंकि पैसा था ही नहीं। पर पहले से सेविंग्स दिमाग में था। शेयर मार्केट को यंगस्टर्स लोग एक कसीनो समझते हैं और अपने थ्रिल के लिए वहां आते हैं, और क्या शेयर मार्केट एक कसीनो की तरह बिहेव करता है? एक्चुअली मुझे ये लगता है कि यंगस्टर उसको कैसीनो नहीं समझते हैं, पर हमारी एज के लोग ज़्यादा कैसीनो समझते हैं। यंगस्टर उसको बहुत साइंटिफिकली काम देख रहा है
ओके। वो समझ रहे हैं कि भाई ये मार्केट में काम कैसे किया जा सकता है। तो मुझे ये लगता है कि वो लोग तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, पर जो मेरी एज के लोग हैं या मेरे बाद के जो लोग हैं, मिड एज के, आप और मेरे बीच के जो लोग हैं ना, उसको लगता है कि ये सट्टा बजा रहे हैं, अच्छे से काम कर लेते हैं या कमा लेते हैं या हाँ। खेल लेते हैं। बहुत लोग आते हैं, भाई मुझे खेलना है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि तू ये कि कोई प्लेग्राउंड है क्या कि तुझे खेलना है। तो ये सही। बिल्कुल। और कभी कभी जब हम देखते हैं तो एक वायरस आता है, दो लोगों को बीमार करता है, कल का ही इंसिडेंस है, और सडनली मार्केट क्रैश कर जाता है। और कभी कभी दो देश लड़ लेते हैं और या मार्केट उल्टा और बढ़ जाता है। या तो क्या मार्केट सेंटीमेंट पे चलता है या या कुछ टेक्निकल्स पे चलता है? देखो, एक चीज़ है कि सेंटीमेंट पे मार्केट श्योर चलता है, मतलब मूवमेंट आती है, चलता है बोले तो सेंटीमेंट में उसका इम्पैक्ट आता है। हाँ। पर देखो, मैंने बहुत सालों से ये देखा है कि रात को कोई बड़ी घटना हुई ना, हाँ। तो हो सकता है कि सुबह गैप डाउन खुलेगा या हाँ। नीचे खुलेगा, हाँ। पर 3:30 को क्या होगा ना, वो दुनिया में किसी को पता नहीं। बहुत सालों पहले की बात है, एशियन पेंट में एक बार आग लगी थी। हाँ। हमको रात को पता चला, सैटरडे रात को या संडे रात को, क्या आग लगी। मंडे सुबह मार्केट एशियन पेंट डाउन खुला, पर एंड ऑफ द डे 4% ऊपर था। क्या बात है। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्या है, क्यों है, कोई नहीं, क्योंकि किसी को पता नहीं, क्योंकि वो सेंटीमेंट पे रन करता है। पर वो उसका उसका पूरा फंडा अलग है। मतलब आपको लगता है कि भाई चलो अभी ये खत्म हो गया, अभी बेच देते हैं, हाँ। हो सकता है यही टर्न अराउंड हो। बस आप ही का मार्केट आप ही का वेट करता है, जैसे मरीज बेचेगा मैं उस दिन से घूम जाऊंगा। तो ऐसा बहुत बार होता है। बहुत बार होता है, बहुत बार हमें लगता है कि ऐसा चीजें आनी है। Yeah. तो जब मैं पर्टिकुलर जब शुरू किया अभी अभी मैंने, तो ट्रेंड्स को देखते हैं या लेवल्स को देखते हैं। तो मैं अभी अभी शुरू किया, मैंने भी कसिनो समझ के एंट्री मारी है अभी अभी, और मैं एक निफ्टीज में खेलता हूँ, फ्यूचर्स में। तो मैं देखता हूँ कि इसका ये लेवल आ गया, अब मुझे खरीदना है। Yeah. इसका ये लेवल आ गया, अब मुझे बेचना है। तो क्या ये थियरी सही रहती है? अरे देखो मनीष, सबसे पहले तो जो मैं खेलता हूँ ना, वो वर्ड चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। फर्स्ट तो पहली पॉइंट ये है। दूसरा, आपको ये पूरा साइंस है। इसमें क्या है, एक चीज बहुत क्लियर है, अगर आप 100 रुपये का नुकसान करते हो ना, हाँ। तो सामने वाला 75 रुपये कमाता है। पूरे साल का आप कैलकुलेट करोगे तो आपने 100 रुपये का लॉस किया तो सामने 75 मिलता है, 25 रुपये एक्सपेंसिस है। मान लो 12.5 आपने पे किया, 12.5 उसने पे किया। हाँ। तो ये जीरो सम गेम है। ये ऐसा नहीं है कैसीनो में अपने को पता नहीं कि पैसा कहाँ जाता है। यहाँ पूरा डेटा है कि पूरे साल में कितने लोगों ने कितना पैसा कमाया और कितना कमाया। तो ये साइंस हर कोई क्यों नहीं सीख पाता है? क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ हर कोई सीख ही नहीं पाता है। वो ये रूल है। और देखो, एक चीज़ क्लियर है, वर्ल्ड में 4% लोगों के पास 96% पैसा है, और यही रहने वाला है लाइफ लॉन्ग, यही रहने वाला है। शिफ्ट होता रहेगा, बस शिफ्ट होता रहेगा करके। देखो, जो बंदे के पास पैसा है ना, ये एक्सीडेंट नहीं है। ओके। ये एक्सीडेंट है ही नहीं, कोई ना कोई रीजन है, और यही वजह से उनके पास पैसा है। लॉटरी नहीं है, कुछ ना ये कुछ लॉटरी नहीं है। आज मैं जब मार्केट में एंटर हुआ, तभी स्टॉक मार्केट में जिसके नाम है ना, जिसके नाम थे ना, आज वो उसका नामो निशान नहीं है। बिल्कुल। और ऐसा डायमंड में भी हमने देखा है। हर और ऐसे लोग भी है जो उस दिन भी थे, आज भी है। सो पॉइंट एक ही है कि जो बंदे के पास उसने कोई कुछ भी सिद्धि पाई है या कोई पॉइंट हासिल किया है, वो साइंस हो सकता है, वो एक्सीडेंट नहीं हो सकता। वो यहाँ पहुँचा है तो कोई वजह होगी। तो उसने ये चीज़ समझ ली है कि भाई ऐसे काम करते हैं, ऐसे देखते हैं, तो ये होगा। तो आपको या किसी को भी अगर डेरिवेटिव्स में काम करना है या ऑप्शंस में काम करना है या इक्विटी में काम करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो मार्केट का साइंस समझना पड़ेगा। उसको समझने के बाद, आज मुझे टेक्सटाइल का पता नहीं है तो मैंने मेरी लाइफ में टेक्सटाइल में काम नहीं किया है, तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि ये मेरे काम का है कि नहीं। मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के दो ही रास्ते हैं, एक प्रॉपर्टी और एक इक्विटी। और नॉर्मल बंदे को दोनों में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, दोनों में। क्योंकि आज प्रॉपर्टी चलेगी, कल इक्विटी चलेगा, पता नहीं कब क्या चलेगा, सभी की साइकिल होती है। बिल्कुल। सैबी बहुत कुछ कर रही है, या और सैबी ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब जब कोई स्कैम निकला है, नया पॉलिसी आया है, कड़क बनता है, कड़क पे कड़क बनता है। या क्या वो पॉलिसीज हमारे देश के लिए और युवाओं के लिए और सभी के लिए, हाँ, अपॉर्चुनिटीज को और ग्रोथ को रोकती हैं? देखो, सेबी
फंडामेंटली सेबी का काम है कि मार्केट को ढंग से चलाना, ठीक से चलाना। दूसरा, इन्वेस्टर्स की सेफ्टी, सभी की सेफ्टी, ये उसकी बेसिक पॉलिसी है। और मैं आपको फ्रैंक बताऊं, 10 साल में सेबी ने जो काम किया है ना, वो अनबिलीवेबल है। पूरे वर्ल्ड में हमको नहीं लगता है कि हमारे जैसा माहौल कहीं पे भी होगा। बहुत सी जगह बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है, बहुत सी जगह बहुत रिस्क पे लोग काम कर रहे हैं। एक इंडिया ही ऐसा प्लेस है जहाँ बहुत सेफ्टी से काम हो रहा है। आज की डेट में द वे सेबी इज वर्किंग, इन्वेस्टर्स का पैसा जाना या इवन ब्रोकर्स का पैसा जाना या एक्सचेंज का पैसा जाना बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी लॉसेस के लॉसेस दिखते हैं, फिर भी देखो, लॉसेस जो होते हैं ना, वो लॉस एक अलग चीज है और पैसा बैंक मतलब पैसा जाना वो एक अलग चीज है। आज आपने कोई चीज, आज आपने प्रॉपर्टी 100 रुपये में बाय की और 90 में बेच दी या 60 में बेच दी, तो लॉस आ सकता है। पर आपने जो 100 रुपये में प्रॉपर्टी बाय की, 5 साल के बाद पता चला कि साला वो प्रॉब्लमेटिक था, वो तो जो बंदे ने साइन किया वो फ्रॉड था पेपर, तो ये नहीं होना चाहिए। फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी में अगर सेबी होता ना, तो ये पिक्चर चेंज हो जाता। कई ऐसे सवाल लेके आया था, लेकिन आपने एक ही बार में इतने सारे जवाब दे दिए मुझे कि मैं क्या पूछूं नहीं पूछूं। अगर यंगस्टर्स को इस फील्ड में आना है, बहुत राइट एज आना, क्योंकि आज की तारीख में जो यंगस्टर्स देख रहा हूं मैं, या जो मेरे आजू बाजू माहौल देखता हूँ, हर कोई बिजनेस में से दिमाग लगा के शेयर मार्केट, हर कोई सुबह उठकर करियर डिस्कशन की जगह पे इंडेक्स का डिस्कशन करता है। उनके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए, और करे तो किस तरीके से करें? एक चीज बहुत क्लियर है कि जो भी बंदे, देखो ये जो माहौल है ना, वो तेजी का माहौल होता है। तेजी में यही होता है, जब भी मार्केट बूम होता है ना, तभी यही होता है। क्योंकि लोगों को यही लगता है अभी जैसे थोड़ा मोमेंट आएगा, थोड़ा 5% भी नीचे आ जाएगा ना, फिर ये चेंज हो जाएगा। इनफैक्ट 3 महीना पहले जो था और आज में भी फर्क होगा। 3-4 महीने पहले लोग यही माहौल में थे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ भी बाय कर सकते हैं। पर अभी नहीं, ऐसा नहीं है भाई। 10% ऊपर से टूट गया मार्केट, सेंसिटिव पॉइंट पे आ चुका है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। सो पॉइंट बहुत क्लियर है, ये बहुत एक्साइटेड मार्केट है, तो बहुत मजा आता है यहाँ काम करने की, मजा बहुत है। तो बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट कोई भी बंदा चाहता है कि मैं ये काम करूं। खाली उसको ये समझना है कि तुझे करना क्या है। तुझे ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग का फंडा है, पहले समझ ले। तुझे ट्रेडिंग पहले सीखना पड़ेगा। यूट्यूब से देख के ये सीखने वाली चीज नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि उसका साइंस क्यों है। कोई बंदा कमाता है तो क्यों कमाता है, लॉस करता है तो क्यों करता है, क्या क्या गलती मुझे नहीं करनी चाहिए, ऐसी हर एक चीज वो सीखेगा। आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो आप ट्यूशन फी पे करके सीखो, और आप दूसरे की ट्यूशन फी पे सीखो। अभी आपको तय करना है कि मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके भी क्राइटेरिया है। आपने आज लिया कल बेचा तो ब्रोकर ही पैसा कमाएगा। आपको पेशेंसली इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, पैसा तो ही मिलेगा। और आपने कैसे शुरुआत की थी, ब्रोकरेज से या ट्रेडिंग से? मैंने तो ऐसे ट्रेडिंग से ही शुरुआत की थी, क्योंकि उस टाइम तो हम भी वो मोड में होते हैं कि भाई, और मैंने जब शुरू की थी तभी तो इंडिया में ट्रेडिंग भी नहीं हो रहा था। तभी तो वो बाय सेल ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। तो हम डिलीवरी लेते थे, बेचते थे, पर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं थे। आज लिया 100 रुपये में लिया, 120 हो गया तो बेच दिया, 80 हुआ तो नहीं बेचा, तो उसको अभी इन्वेस्टर नहीं बोलते, वो कहने के इन्वेस्टर है, वो ट्रेडर, फंडामेंटली वो ट्रेडर ही है फंडामेंटली। तो हम ऐसे ही स्टार्ट किया। फिर बाद में पता चल गया कि भैया ये काम ये ऐसे नहीं चलता है। क्योंकि आपको 10 दिन पैसा मिलेगा, 1 दिन जाएगा, या 3 महीने पैसा मिलेगा, 1 दिन जाएगा, और 1 दिन में सारा जब जाएगा तो पूरा जाएगा। क्योंकि देखो एक चीज बहुत क्लियर है, ये मार्केट में हमने बहुत सीखा है चीजें। मोस्टली लोग कहाँ पे गलती करते हैं, जब पहला ट्रेड करता है ना तो वो 1 लाख रुपए का ही करता है, फिर उसको थोड़ा कॉन्फिडेंट आता है, फिर वो 3 लाख रुपया पापा से लेता है, फिर ज्यादा कॉन्फिडेंट, फिर पापा को भी कॉन्फिडेंट आता है कि बेटा एक काम कर, मम्मी में भी पैसा पड़ा है तो इसमें भी चालू कर दे। फिर वहां 10 लाख का काम होता है, और वहां जाके फिर लगता है अभी HUF में भी कर दे, फिर लगता है काम करते हैं पापा, ये इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ किया है, एक बार बेच देते हैं, फिर बड़ा ले लेंगे, तो वो भी यहाँ ले आते। फिर लगता है कि भाई दोस्तों का भी ले आना चाहिए, सभी का लेना चाहिए। और जिस दिन आप सभी पैसा लेके आओगे ना, फिर मार्केट अपना कलर दिखाता है। तो आप जो कमाई करते हो वो 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 5000 रुपये, और आप लॉस करोगे 2 लाख। तो ये जो चैलेंज है ना, वो हार्डली कोई समझता है। तो मैं तो बहुत क्लियर हूँ, अगर आप ट्रेडर हो तो 1 साल के लिए सेम अमाउंट पे ही ट्रेड करिए। अगर आपने 10 लाख रुपया में ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, 1 साल तक 10 लाख पे ही काम करिए। उसके बाद आपको लगता है कि आप 2 लाख कमाए,
फिर आप 10 लाख का फिगर 25 लाख पे ले जाइए, आपकी मर्जी है। पर फर्स्ट लेवल पे तो एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस आ जाए, अंडरस्टैंडिंग आ जाए, 2 साइकिल की क्या पर मूवमेंट क्या आ होता है ये, देखो ये मैं अभी बोल सकता हूँ क्योंकि मैं ये झेल चुका हूँ। तो ये सेबी की कौन सी ऐसी पॉलिसी आज भी आपको लगता है कि जो अभी भी चेंज करने की जरूरत है, आगे डेवलपमेंट की जरूरत है, कि अभी भी कहीं ना कहीं वो ग्रोथ को रोके बैठा है कुछ या जगहों पे? तो देखो एक चीज़ बहुत क्लियर है, वहाँ पे भी जो काम करते हैं वो बहुत सी चीज़ें सोच के करते हैं। और हम हमारे केस में क्या है कि हम मुझे लगता है कि इंडिया इज़ यहाँ पे मैनिपुलेशन करना बहुत इजी है, मतलब लगता है कि कोई चैलेंज ही नहीं है, कोई भी बंदा कर ही सकता है और इसमें कहाँ गलती है, पहला थॉट यही आता है। हाँ। तो आज कोई चीज़ नई स्ट्रेटेजी आती है या नया नियम आते हैं तो लोग ढूंढते हैं कि भैया इसका रास्ता क्या हो सकता है, और रास्ते मिल भी जाते हैं। और जब रास्ते मिल जाते हैं फिर सेबी की जिम्मेदारी है कि भैया उसको कैसे बंद करें, तो क्या करें। तो ऐसे हमारे पास छोटे मोटे पॉइंट्स होते भी है, और जब भी हमको चांस मिलता है, अगर कहीं पे भी हमको चांस मिला तो हम सभी को कम्युनिकेट करते भी हैं। तो अभी यहाँ कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। हाँ तो इस समय यहाँ कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। आई अंडरस्टैंड दैट। मेरा जब पहला सेल बिल आया था, और मैंने पहला बिल आता तो हर कोई देखता है, पर कितने बिल आ चुके हैं तो देखते भी नहीं हम। तो पहला बिल आया तो मैंने देखा कि जो अमाउंट कट रहा है मेरे जेब से, पहले बिल में नफा आया तो मैंने सोचा यार मैं तो आज 5,000 रुपये कमाए, वो देखा तो 4,600 ही है। 4,600 से भी कम हो गए, और उसमें से ब्रोकरेज तो कम जाती है, टैक्सेस बहुत जाते हैं। टैक्सेस बहुत जाते हैं। इस बारे में कुछ होना चाहिए। देखो एक चीज़ क्लियर है कि इंडिया में आज की डेट में वर्ल्ड में हाईएस्ट ट्रेडिंग टैक्स इंडिया में है। वर्ल्ड में कहीं पे भी इतना नहीं है जितना अपने यहाँ है। पर अपने यहाँ चैलेंज क्या है कि लोग इनकम टैक्स कम भरते हैं, और यही वजह से गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स ले लेती है। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपने बाय एक्सेल किया या आपने मोबाइल यूज़ किया, आपको पैसा देना है, आपको जीएसटी पे करना है, क्योंकि आप टैक्स नहीं देने वाले। अभी प्रॉब्लम क्या है, जो जेन्युइन बंदे हैं वो बेचारे टैक्स भी देते हैं और ये भी देते हैं। क्योंकि अपने यहाँ ये एक सिस्टम है कि भाई नॉर्मली लोग टैक्स को बचाते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स अपने यहाँ ज़्यादा है, और यही वजह से इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा बढ़ते हैं। इवन लास्ट ईयर यही साल निर्मला जी ने एसटीटी बढ़ाया है, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ट्रेडिंग कम्युनिटी को लगा है। पर अब देखो भाई, फिर भी हमारे हाथ में क्या है। हमने तो हमारी कम्युनिटी ने या हमारे एसोसिएशन ने मैडम को बताया, और उसके ऊपर वो कुछ सोचते भी होंगे, आई डोंट नो क्या पर हम तो यही देखते हैं हमारे हाथ में क्या है। एग्जैक्टली। पर जहाँ बाकी देश नॉन टैक्सेस की तरफ जा रहे हैं, इवन इनकम टैक्स को भी रिड्यूस कर रहे हैं और फ्री ट्रेड को बहुत ज्यादा दे रहे हैं, वन ऑफ देम इज दुबई। पर मनीष, सच बात तो ये है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हार्डली कहीं पे टैक्स कम हो रहा है। इवन दुबई ने भी 9% टैक्स चालू कर दिया, जो लास्ट ईयर तक 0 था। जो अभी 9% हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स स्टार्ट किया, और वर्ल्ड में हार्डली कहीं पे टैक्स कम होते। तो ये बात सही नहीं है कि वर्ल्ड में टैक्स कम होते हैं। हाँ, ये बात भी है कि भाई ये इनकम टैक्स को भी और अच्छे से किया जा सकता है, और ट्रांसपेरेंसी से भी किया जा सकता है। देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसा है जहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो डेटा कैच कर सकता है। ये एक ही मार्केट मेरे हिसाब से ऐसा है जिसका पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास है, और किसी का पता नहीं उसका। आज आपका पैन नंबर के से हिसाब से आपने 4 ब्रोकर में कितना ट्रेड किया, बाय किया, सेल किया, कितना आईपीओ भरा, कितना बायबैक भरा, आपके शेयर्स में कितने बोनस आए, कितना डीमेट में है, क्या है, सब डिटेल उनके पास है। वो चाहे तो 1 अप्रैल को आपको बैलेंस शीट दे दे कि मनीष तेरी इतनी कमाई है, लेकिन वो सिर्फ शेयर मार्केट की, बाकी की नहीं बता पाएंगे। बस, तो मुझे शेयर मार्केट का पैसा दे दे, बाकी का तू जान। सुब्रमण्यन जी जो बहुत फेमस वकील और नेता है इंडिया के लेवल के, उनका अभी एक लेटेस्ट पॉडकास्ट आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी गलती है जीएसटी लाना। अच्छा। और जीएसटी देश को गलत रास्ते पे ले जा रही है, बर्बाद कर रही है या बेच रही है। आपका क्या मानना है इसमें? मुझे एक तो मैं वो सर को जानता नहीं हूँ। हाँ। पर मैं मोदी को जानता हूँ। हाँ। तो मुझे इतना पता है कि अगर ये जीएसटी नहीं आता ना, तो हो सकता है कि हम कोविड में टिक ही नहीं पाते। और कोविड का जो क्रिटिकल पीरियड था ना, तभी इंडिया इसलिए टिका कि ये पैसा आ रहा था, क्योंकि इनकम टैक्स से पैसा नहीं आ रहा था, खाली जीएसटी से ही आ रहा था। सो
एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जो बंदे कंट्री चलाते हैं उसको पता है कि मुझे बैलेंस शीट कैसे मैच करनी है। तो जो बंदा पैसा देता है ना वो आज, और देखो जो बंदे गरीब है ना, जिसको फाइनेंशियली, वो कभी इनकम टैक्स नहीं भरने वाले। आज की डेट में भी आप देखो इनकम टैक्स भरने वाले फिगर कितने कम है इंडिया में, 100%, बहुत कम है। तो ये रहेगा। इनडायरेक्ट टैक्स के बिना इंडिया का उद्धार ही नहीं। मैं तो एकदम क्लियर हूँ कि यही एक रास्ता है, अदरवाइज इंडिया ग्रो ही नहीं हो सकता। देखो एक चीज़ हमको सोचना पड़ेगा, आज फार्मर्स नहीं कमाएगा तो नहीं चलेगा। मैं तो बहुत क्लियर हूँ कि सब्जी महंगी होनी चाहिए, मैं बहुत ही क्लियर हूँ, सब्जी महंगी होनी चाहिए। क्यों? नहीं तो फार्मर्स को पैसा ही नहीं मिलेगा। आज की डेट में उसको जो पैसा मिल रहा है वो बहुत छोटा अमाउंट है, और अगर उसको पैसा नहीं मिला वो टिकेगा कैसे? तो मेरा पॉइंट इज व्हाट कि हो सकता है, देखो वो बंदे सुब्रमण्यम जी हमसे स्मार्ट होंगे तो उसको ज़्यादा पता होगा, पर मैं बहुत ही क्लियर हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्स के बिना इंडिया नहीं चलने वाला, क्योंकि लोग नॉर्मली टैक्स नहीं भरते हैं तो कॉर्पोरेट भरते हैं जिसके पास ऑप्शन नहीं है, या सैलरी एम्प्लॉय भरते हैं जिसके पास भी ऑप्शन नहीं है। मेरे पास एक सवाल आया था आपके लिए। मेरे पास ये सवाल ये था कि देश की तरक्की 2014 के बाद एक अलग लेवल पे दिख रही है। वो एक मोदी का आना और देश की तरक्की होना, ये कोइंसिडेंस है या ये एक फॉर्मूला है जो क्रिएट किया है मोदी ने? देखो एक चीज बहुत क्लियर है कि दिल्ली में कौन बैठता है ना, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये जो यंग जनरेशन है ना, हाँ, उसके लिए आप उसको रोक ही नहीं सकते। वहां राहुल बैठा है कि मोदी बैठा है, उससे कोई फर्क नहीं, वो बंदा अपना काम करने वाला ही है। मतलब इंडिया की यंग इतनी डायनामिक हो चुकी है। वो लोग जो सोच रहे हैं या जो काम कर रहे हैं ना, उसको आप रोक ही नहीं सकते। आप खाली, मैं मेरी बात करूं, मैं जब 23 का था तब मुझ में कितनी अक्ल थी मुझे पता है। हाँ। और आप जब 23 के थे आप कितने स्मार्ट है वो आपको पता है। और ये कम्युनिटी जो अभी भी 23 नहीं हुए है, हाँ। वो हमसे भी आगे है। सो माई पॉइंट इज, मैं बहुत ही क्लियर हूं कि वहां पे कोई भी हो, हाँ देखो वहां कोई अच्छे ढंग से बंदा होगा तो स्पीड मिल जाएगी कि भाई ढलान भी है और स्पीड भी है, वो मिल जाएगा। आपने इतना उतार चढ़ाव सब देखा है, इतनी साइकिल्स देखी है शेयर मार्केट की, इतने ब्रेकडाउन्स देखे हैं। आपने भी एक समय पर था कि लॉस किया, ज्वेलरी बेचनी पड़ी, घर की गिरवी रखनी पड़ी। उस दौर के बारे में बताएंगे, क्या था वो आपका माहौल? और देखो ये आता ही है, मुझे लगता है लाइफ में हर एक के लाइफ में ये आया होगा, हर एक के। और ये शायद यही लाइफ का टर्न अराउंड होता है, क्योंकि जब ये सिचुएशन आती है ना, फिर बंदा देखता है कि भाई कहाँ मैंने मिस आउट किया है। ऐसा क्या क्या चीज़ मैं मेरी लाइफ में हमेशा बोलता हूँ गुजराती में कि निष्फलता पड़ी जवामा नहीं पड़िया रहवामा છે। मतलब फेल्यूर गिरने में नहीं है, वहाँ पड़े रहने में। लाइफ में गिरोगे वो गारंटी है, खाली आप कितने जल्दी ऊपर खड़े हो जाते हो वो सबसे इम्पोर्टेंट। तो और मैं एक चीज़ हमेशा मानता हूँ कि हर एक की लाइफ 3-4 सेंटेंस से रन होती है, हर एक की लाइफ। तो मेरी लाइफ के 3-4 सेंटेंस है, जिसमें से एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है कि भाई रिस्क नहीं लेना वो बहुत बड़ा रिस्क है। तो वो भी एक मेरी लाइफ का ये है। थर्ड एक और सेंटेंस है कि भाई जो भी हो रहा है ना, वो अच्छे के लिए हो रहा है, फॉर श्योर अच्छे के लिए हो रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में भी होगी, दूसरे की लाइफ में भी होगी, कि कॉन्स्टेंटली वो आपकी जो लाइफ रन करती होगी ये 3-4 सेंटेंस पे ही रन करती होगी। वहां से ज्वेलरी बेचने से आज चेनम 2 लाख करोड़ टर्नओवर, 500 प्लस का ये है। ये जर्नी इनफ है या आगे बहुत कुछ सोचा है आपने? देखो ये जर्नी इनफ होती ना तो कब की रुक जाती। आज हम यहाँ पहुंचे तो इनफ नहीं होगी ये सोच के यहाँ पहुंचे। तो वो तो 10,000 भी सही नंबर था ना, कहाँ दिक्कत थी। जब मैं एंजल का सब ब्रोकर था, तभी भी लाइफ तो बहुत बढ़िया थी। घर का फ्लैट था, खुद की गाड़ी थी, कोई चैलेंज थी नहीं, पैसा आ ही रहा था। पर मैं हमेशा मानता हूँ कि बंदे को अपने आप को स्ट्रेच करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई भी सिचुएशन पे करना चाहिए। एंड अब लास्ट इस सब्जेक्ट के ऊपर में मैं लास्ट 2 साल, विच आर द इंडस्ट्रीज या विच आर द एरियाज जहाँ पे अब नेक्स्ट इंडिया को फोकस करना चाहिए? देखो एक चीज़ जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि इंडिया स्पेशली डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का ग्लोबल हब बन सकता है। ग्लोबल हब आज की डेट में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया में मोर देन 70% है।
वर्ल्ड में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 70% बाय इंडिया, और वो ग्लोबल हब बन सकता है। खाली थोड़ा बहुत इनपुट्स सभी को डालना होगा, इंक्लूडिंग ब्रोकर, इंक्लूडिंग सेबी, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने को कि पूरा वर्ल्ड इंडिया में ट्रेड करने आएगा। और वो हुआ ना, अगर ये हुआ ना तो वैसे ही पैसा आ जाएगा, और पैसा आया तो फिर क्या हो सकता है वो तो। So what is the next level, like after 3 years? निफ्टी कहाँ पहुंचेगा? देखो सच बताऊं, निफ्टी कहाँ पहुंचेगा ना, वो बहुत बड़ी मैटर नहीं है। इम्पोर्टेंट मैटर ये है आपने कितना इन्वेस्ट किया है और उसकी क्या वैल्यू है। राइट, तो वही है। निफ्टी से वैल्यू से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोविड में 8,000 था, आज 24,000 है। अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आज कोई फायदा नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग सेल में नॉर्मली बाय करने जाते हैं ना, स्टॉक मार्केट में लोग सेल में बेचने आते हैं। जब सेल होता है ना तो लोग बेचने आते हैं, भैया डर लग रहा है बेच दो। और मेरे पास एक बहुत अच्छे आप ही के शिष्य ने एक स्टेटमेंट इसी पॉडकास्ट शो में दिया था, भाई જ્યારે વધે ત્યારે લેવાનું, જ્યારે ઘટે ત્યારે વેચવાનું, सिंपल फंडा लाइफ नहीं। और उस फंडे को मैं अभी तक समझ नहीं पाया, पर आज आप दोबारा वही बात बोल रहे हैं कि जब घटता है तब सब बेचने आते, तब क्यों नहीं खरीदते हो? पर फिर भी देखो, हर एक का एक अलग स्टाइल होता है। मेन चीज है 2-3 चीज जो मैं मानता हूँ कि सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका खुद का पैसा होना चाहिए। आप फंडिंग लेके आते हो तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। आप अगर आप ब्रोकर से या दुनिया से, एनबीएफसी से चलो थोड़ा फंडिंग दो, वो साल में 1-2 बार हो या 1-2 महीना हो तो ये अभी भी चल सकता है। पर आप पूरे साल फंडिंग पे हो ना तो कभी पैसा नहीं कमाओगे। अब पर्सनल पे आ जाता हूँ मैं, प्लीज। और मैं थोड़ा बहुत रिसर्च आपके लिए किया है पर्सनल लाइफ पे। मैं शुरू करूंगा, कुछ इल्जाम आपके ऊपर है। ओके। होप आपको ये सवाल अच्छे लगे। आप पे पहला इल्जाम ये है कि आप शांति से कहीं बैठ नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये बात सही है कि मेरा बेसिक नेचर ये है कि मैं बहुत स्पीडीली मैं काम करता हूँ, मैं बहुत फास्ट ड्राइव करता हूँ। और आज भी ऐसा होता है कि मैं 600 किलोमीटर ड्राइव करता हूँ तो हार्डली एक आध गाड़ी ने मुझे ओवरटेक किया होगा। ऐसा आज भी होता है। तो ये बात सही है कि मैं बहुत स्पीडी डिसीजन लेता हूँ, स्पीडी चलाता हूँ, फास्ट, मतलब मेरा मूवमेंट होता है। ये बात सही। और इसी से दूसरा इल्जाम आता है कि आप बहुत शॉर्ट टेम्पर, रिएक्टिव, स्पॉन्टेनियस निकलते हैं और उससे कईयों को दिक्कत हो जाती है, आजू-बाजू कईयों को दिक्कत हो। ये बात सही है कि मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ। और ये बात भी सही है कि जो 5-10 साल पहले था इतना नहीं हूँ। और इसमें विपश्यना का बहुत बड़ा रोल है कि मैंने पहली शिविर की तब से थोड़ा इम्पैक्ट आया था विपश्यना का। हाँ, और इससे मेरा टेम्पर पहले से कम हुआ है, पर फिर भी फॉर श्योर मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ। और तीसरा इल्जाम जो मेरे पास आया है कि आप बच्चे की तरह है जिसे सब कुछ करना है, बहुत लंबी विश लिस्ट है और पता नहीं वो कब खत्म होगी, और काफी पूरी भी होगी, पर अभी भी बहुत लंबी विश लिस्ट पेंडिंग है। मैं रेगुलरली मेरी विश लिस्ट बनाता हूँ और मुझे लगता है कि हर एक को बनाना चाहिए, ऐसा मेरा फील है। वैसे भी दिमाग में तो होता है, पर आप उसको पेपर पे ले आओ तो मजा आता है, और वो फुलफिल होती है तो ज्यादा मजा आता है। तो इतनी लंबी विश लिस्ट है, क्या क्या करना अभी भी बाकी रह गया आपका? बहुत सी चीजें बाकी है। आपने बंजिंग जंपिंग करते हैं, आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, अभी आपने बताया 600 किलोमीटर खुद आज भी ड्राइव कर लेते हैं, नेपाल तक गए हैं, हमको ये भी पता चला है। फिर और कितना कुछ बाकी है बताइए। एक तो एक बार स्पेस पे जाना है। स्पेस पे जाना है, जब वो टेस्ला वाला एक प्रोजेक्ट लेके आएगा कि तो वो एक दिमाग में है। बिल्कुल। दूसरा एक और दिमाग में है कि लाइफ में एक बार इलेक्शन में खड़ा रहना है। ओके। ये मेरे दिमाग में है। तो ये 2 चीज़ तो ऐसी हैं जो मुझे बिफोर आई डाइड मुझे करनी है। उसके अलावा मेरे बिजनेस के बहुत से विश लिस्ट है जो मुझे आईपीओ लाना होगा, आईपीओ लाना है, या सीएमई की मेंबरशिप लेनी है, एलएमई की मेंबरशिप लेनी है। ओह वाह, ये सारा न्यूयॉर्क और शिकागो की मेंबरशिप। और क्या क्या पाना बाकी है? देखो ऐसा नहीं है, देखा जाए तो बहुत सी चीजें बाकी है, और नहीं देखा जाए तो कुछ भी बाकी नहीं है। पर ये मुझे कॉल करता है। जैसे हमने ये साल में मोर देन 125 करोड़ हमने इनकम टैक्स भरा है। 125 करोड़ हमने टैक्स भरा है। हमारी तो इनकम कितनी हुई? हमारी समझो 600 करोड़ की कमाई है तो हमने 450 करोड़ हमारा पैट है। तो बाय एंड ऑफ ये क्वार्टर
मेरा 150 करोड़ का टैक्स हो जाएगा। तो मुझे वाओ। मुझे मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत सालों पहले एक पॉलिटिशियन सूरत आया था, तो उसने एक चीज़ बताई थी कि अगर आप 100 बंदे को जॉब देते हो ना, तो आप इंडियन सोल्जर से कम नहीं हो। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि भैया मैं सोल्जर, तो मेरी ताकत नहीं है, पर ये मेरी ताकत है, मैं ये कर सकता हूँ। तो मुझे मुझे ये लगता है। और ऐसा नहीं है कि देखो टैक्स भरने के बहुत एडवांटेज है जो मेरी मेरी पूरी लाइफ में देखे, तो आप कर सकते हो। नो डाउट कि अभी वो थोड़ा बनिया टाइप का दिमाग है, तो अभी भी थोड़े बहुत सोच आते हैं, पर आज नहीं तो कल हम सबको इसमें जाना चाहिए। वाओ, 150 करोड़ का टैक्स, यहाँ 150 करोड़ देखने को नहीं मिले कभी। आप एडवेंचरस बहुत फील करते हैं, या और एडवेंचर्स के लिए आपने अभी भी बताया कि आपको स्पेस में जाना है। उसके अलावा धरती पे कुछ ऐसा एडवेंचर जो बाकी रह गया हो? हाँ, मैंने स्काई डाइविंग दो बार किया है, बंची जंपिंग 2 बार किया है, और जो भी दोनों हाईएस्ट पीक से ही किया है। तो इसमें जो वैसे भी 1000 फुट के बाद पीक कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क अभी नहीं 1000 से गिरो, 16,000 से गिरो, क्योंकि रिजल्ट सेम है। रिजल्ट सेम है, पर एग्जैक्टली। ऐसा कोई अभी दिमाग में नहीं है, पर बिफोर 6 मंथ मुझे नी में डैमेज हुआ। हाँ मतलब मैं जिम करते करते मुझे नी में हाँ डैमेज हुआ, तो डॉक्टर्स ने अभी पूरा जिम बंद करवाया है। अभी स्विमिंग में सीख रहा हूँ, हाँ। तो स्विमिंग में अभी फोकस हूँ, वो पहले सीख लेना है। पर अभी ऐसा एकदम दिमाग में नहीं है ये करना है वो करना है। पर दो तीन चीज जो दिमाग में है वो ये है कि भाई अगर आपको कुछ चीज करनी है ना, तो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, बस कहीं से भी। मैं जब आपकी स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था ना, या और आपकी विश लिस्ट के बारे में सुन रहा था, समझ रहा था, निकल के आ रहा था ना, मेरे अंदर एक विश लिस्ट जागी है। ओके, मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है आपके साथ, स्पीति वैली। तो फिर वो सोलो ट्रिप नहीं बोलते। आप अलग जाए या कुछ भी जाए, मतलब हम निकल जाएंगे। हाँ, तो कर सकते। मुझे सोलो ट्रिप का बहुत मन बहुत में है, सही। काफी टाइम से मेरे अच्छा, विश लिस्ट में है, समझ तो गया। निकल तो जाना जाना ही है। चाहिए। देखो मेरे लिए, मुझे मेरी मेरी क्या दिक्कत है कि मैं सोलो बैठ ही नहीं सकता हूँ। तो मुझे वो कॉल नहीं कर रहा है, मुझे बैठ के बुक पढ़ना है, वो मुझे आता ही नहीं, अच्छा, और मुझे करना भी नहीं। बिल्कुल। तो वो बहुत से लोगों को कहते भाई बैठा है आराम से काम, और बहुत से भाई ये मुझे लगता है ये बैठा क्यों है, और उनको लगता है ये घूमता क्यों है। पर वो क्या, हर एक का एक वो आता नेचर है, है, बिल्कुल। तो वो चलता है। और एक आपकी बहुत अच्छी हॉबी है या जिसे मैं थोड़ा सा लोग ऑडियंस तक लाना चाहता हूँ, वो है सिंगिंग, जो आपको विरासत में मिली है। या देखो म्यूजिक और सिंगिंग ये दो मुझे मेरी पापा के गिफ्ट है, मेरी हाँ। मम्मी की भी। हाँ। मेरे पापा भी दोनों म्यूजिशियन थे, अच्छा। और पापा तो कंपोजर भी थे, मतलब म्यूजिक लिखते भी थे और ओके। दोनों था। पर हमने कुछ सीखा नहीं, हाँ तो ये उसका दुख हमेशा रहता है। हाँ बीच में एक बम्बई से एक सर आते थे, तो उनसे थोड़ा बहुत सीखा, हाँ जो कोविड के बाद बंद हो गया। हाँ। तो वो एक एरिया पर अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि 3-4 साल से म्यूजिक छूट गया, तो प्रैक्टिस छूट गई। तो अभी भी कल रात को भी एक बहुत अच्छा शो था संस्कृति का, तो मैं संजीव कुमार में ही था, तो बहुत अच्छे सिंगर्स थे। तो सुनने का अभी कोई चांस मिस नहीं करता हूँ, पर अभी गाना नहीं होता है क्योंकि वो हमने प्रैक्टिस चली गई। हमने आपका गाना सुना हुआ है, हाँ, और मैं चाहूंगा कि ऑडियंस भी सुने। नहीं, अभी वो नहीं है, वो जब बनेगा तब फिर से करेंगे। बिल्कुल। जैनब मेरा बेटा है, वो भी अच्छा सिंगर है, हाँ, मैंने उनसे सुना वो हुआ अच्छा है। सीख रहा है। वो पुरुषोत्तम भाई उपाध्याय जो मुंबई में जो अभी एक्सपायर हुए, उनसे अच्छा। वो गुजराती गजल सीखा। आपको आज भी किसी चीज का डर है? मुझे जो डर है ना, वो 2 चीज का है। एक तो कि इंडियन मार्केट में कुछ गड़बड़ी आ गई, या कोई बड़ी इवेंट हो गई, और मार्केट जैसे बहुत पहले 2008 में 21 जनवरी को हुआ था, ऐसा सिचुएशन आएगा तब लोग कैसे टिकेंगे। तो उस दिन वही लोग बच पाएंगे जिन्होंने पोजीशन ढंग से हेज किए या लिमिट में काम किया है, बाकी के लोग उड़ जाएंगे या हिल जाएंगे। तो मुझे ऑलवेज सिंस लास्ट 10 ईयर्स मुझे ये डर रहता है कि जब ये इवेंट आएगा तब दुनिया कैसे हैंडल करेगी। और ये इवेंट आएगा जरूर, वो गारंटी है, खाली वो नहीं पता है। ये भी पता है जितनी देर से आएगी इतनी बड़ी आएगी, जितनी जल्दी आ जाए इतनी छोटी आएगी, पर यहाँ से अगर 5 साल तक नहीं आएगी ना, तो और बड़ी आएगी। कुछ सवाल मैंने आपके लिए रखे हैं, मतलब आपने मेरे को एकदम से डरा दिया है, मैं सोचूं भी इन्वेस्ट करूं या ना करूं। नहीं, इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर की तरह ही काम करना चाहिए, ट्रेडर को सोचना चाहिए हर एक चीज का। ओके, हु इज मिलन भाई, विजनरी या स्मॉल किड? छोटा सा बच्चा हो, अभी भी छोटे से बच्चे हो? अभी भी वही हलचल वगैरह सब मतलब कुछ? वो मुझे वो स्ट्रेस है ही नहीं, मतलब उनको किसी को क्या लगेगा वो मुझे कभी टेंशन नहीं। मिलन भाई लोगों को देने वाले हैं या भगवान से मांगने वाले हैं?
देखो एक चीज है कि भगवान से मांगने वाला था, हाँ, पर अब सिंस 10 साल से नहीं हूँ। इतना दे दिया 10 साल से भगवान से कुछ मांगा नहीं, और अभी देने वाला हूँ ऐसा नहीं बोल सकता। अभी Okay. ये माइंडसेट नहीं आ गया कि देना है। मिलन भाई एक इन्वेस्टर है, ट्रेडर है या ब्रोकर है? फ्रेंकली स्पीकिंग मिलन फाइनेंसर है। मिलन भाई बिजनेसमैन है या फैमिली मैन है? बिजनेसमैन, मतलब मेरा ज्यादा जोक बिजनेस का है। बिल्कुल। एक कोई ऐसा बुरा वक्त जो आप अपने लाइफ के पन्नों से डिलीट करना चाहते हैं? मतलब वो वक्त मुझे हर्ट करता है जब फाइनेंशियल इश्यूज थे। मतलब क्योंकि मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, एक 5 साल का था और एक 2 साल का था। अरे एक 7 साल का 2 साल का था, पर उनको कोई रिक्वायरमेंट है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, या कोई चाहता है कि भाई चलो ये कुछ कराते हैं उसको, तो बिकॉज ऑफ फंड, तो वो पीरियड मुझे लगता है कि मैंने मिस किया है। उस समय आप इस लाइन में आ चुके थे या? मैं आ चुका था, मैं 94 से स्टॉक्स में था, और ये जो पीरियड आया था वो 97 से 99 का था, और बहुत तकलीफ से उस समय निकला। वो बहुत क्रिटिकल था। जब जैनम बॉर्न हुआ 97 में, वो मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट पीरियड था जब वो बॉर्न हुआ। और आप कुछ कर नहीं पाए, वो दुख आज भी? और मैं ना, दुख भी नहीं है, हाँ? और मुझे पता है कि मैं चेंज भी नहीं कर सकता हूँ, पर ये मुझे लगता है कि भाई ये पार्ट मुझे याद आता है कि ये एक पार्ट था जो मेरा फेल्यूर था। और मैंने आपको बहुत बार है ना बहुत फोकस देखा है जब आप संस्थाओं में भी काम करते हैं, या मैं आपकी ऑफिस पे आया था, तो कभी डिस्ट्रैक्शन लाइफ में आया है? नहीं, ऐसा भी नहीं, मैं ज़्यादा फोकस बंदा नहीं हूँ। अच्छा। मैं एक्चुअली मुझे देखो, मेरे लिए मेरी स्ट्रेंथ क्या है मैं आपको बता दूं। क्राइसिस मेरी स्ट्रेंथ है। मैं क्राइसिस में भले मैं एक्साइट हो जाता हूँ, पर क्राइसिस में मैं बहुत से अच्छे डिसीजन लेता हूँ, या बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं क्राइसिस को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। तो मेरे लिए, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि 6 घंटा एक जगह बैठ के काम करूंगा, मैं ऐसा बंदा ही नहीं। आपके डिसीजन पे एक बहुत फेमस का डायलॉग है कि आपको इतना सक्सेसफुल किसने बनाया, तो उसने उस अमीर आदमी ने कहा था कि मेरे अच्छे डिसीजंस ने। तो आप अच्छे डिसीजंस कैसे ले पाए? तो बोले मेरे बुरे डिसीजंस की वजह से। यंगस्टर्स आज के ज़माने में या तो डिप्रेशन मोड में है या रोस्ट मोड में है। वो हर किसी को रोस्ट करना चाहते हैं, हर किसी को टांग खींचना चाहते हैं, और कमेंट्स पे कमेंट्स आजकल लोग इतना देते हैं कि किसी की लाइफ में कुछ चल रहा है तो बस उसे कमेंट करना ज़रूरी है, उसे रोस्ट करना ज़रूरी है, और या तो फिर इतना डिप्रेशन चलता है कि लाइफ ख़त्म सी हो गई है। उनके लिए कोई मैसेज? पर मैं सच बताऊं ना तो देखो, ये जो एरिया है ना, ये जो प्रॉब्लम है ना, वो खाली यंगस्टर का नहीं है, ये बहुत से लोगों का है। तो मेरा एक ही व्यू है कि ये यंगस्टर का प्रॉब्लम नहीं है, ये ह्यूमन का प्रॉब्लम है। मतलब ये काम मिलन भी करता है, ये मनीष भी करता है, और आप लोग भी करते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि खाली यंगस्टर करता है, ये सभी करते हैं। और उनके लिए क्या सॉल्यूशन? पर और ये भी परसेंटेज में ही है, यंगस्टर्स में भी मैक्सिमम लोग तो एक्साइटेड ही है। अपने को लगता है कि ये यही करता है, उसका काम चालू ही है। एक चीज मैं आपको बोल दूं, जिस हिसाब से वो लोग ड्रीम देखते हैं ना, हाँ। हमने सोचा भी नहीं था। कोई एक एग्जांपल, क्योंकि आपने इतने यंगस्टर से बात की है, इतने इन्वेस्टर्स में बात की है, इतने स्टार्टअप्स के साथ काम किया है, कोई ऐसा ड्रीम जो आपको बहुत एक्साइट कर रहा है? मैं एकदम सिंपल बोलूं, मैंने 2004 में ब्रोकिंग स्टार्ट किया, मतलब जैनम स्टार्ट किया। मैं 94 से आ गया था। बिल्कुल 30 साल हो गया मुझे। हाँ। जीरोधा करके इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है, जिन्होंने 2008 में काम स्टार्ट किया। आज की डेट में एनएसई का 11% वॉल्यूम जीरोधा के पास अभी आया ना। एग्जैक्टली। और एक और चीज, उसके बाद का जो ब्रोकर है, हाँ। उसके बाद आया जिसके पास उससे भी ज्यादा वॉल्यूम है। मतलब पैसा जीरोधा ही नंबर 1 कमाता है आज की डेट में। मतलब जीरोधा, मोतीलाल जी, ये 4-5 ब्रोकर ही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। बिल्कुल। पर पॉइंट इज व्हाट कि कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। एक चीज बहुत क्लियर है, मेरे दोनों बेटे मुझसे 1000 टाइम स्मार्ट है। तो जो जैनम ने ग्रोथ किया है ना, वो लास्ट 5 साल में ही किया है, और 5 साल से ये दोनों बेटे आए। आप समझ लो। बिल्कुल। तो ये जो कम्युनिटी है ना, वो हमसे बहुत स्मार्ट है, बहुत ही स्मार्ट है। ये पहला पिता देखा मैंने जो अपने बेटे को अपने आप से ज्यादा स्मार्ट बोलता है, वरना हर पिता को अपना बेटा उसको नालायक ही लगता है। नहीं, जरा भी नहीं। आपको मैं सच बताऊं, आज की डेट में
जो भी बंदे एंटरप्रेन्योर है हम्म, और वो चाहते हैं कि मेरे बेटे मेरे बिजनेस में आए, हम्म, तो उनको ये फ्रीडम देनी पड़ेगी, उनको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा। सबसे पहला माइंडसेट ये है कि मेरा बेटा मुझसे स्मार्ट है, ये बनाना पड़ेगा। ये लेसन्स। ये अगर नहीं बनेगा ना, तो आपका बेटा इंस्पाइट ऑफ यू आर मल्टी मिलियनर, आपका बेटा आपके यहाँ नहीं आएगा। एक चीज बहुत क्लियर है, आज मेरे बेटे को या कोई भी यंग बच्चे को, उसको अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी है। उसको वो नहीं चाहेगा कि दुनिया मुझे ऐसे पहचाने कि ये मिलन परीख का बेटा है, वो कभी नहीं चाहेगा। वो ऐसा काम करेगा ही जिससे दुनिया ऐसे देखेगी कि भाई उसके पापा मिलन परीख है, ऐसे देखेगी। और वही कोई भी बच्चा इंक्लूडिंग ऑल द चाइल्ड यही चाहेगा कि उसकी खुद की आइडेंटिटी बने। बस ये अगर हम उसको प्रोवाइड कर देना, तो कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा। उसको कोई फॉरेन जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको यहीं रहना है, पापा के साथ ही रहना है। और खाली उसको ये चाहिए कि दो चीज की, जो मैं कर रहा हूं वो दिखना चाहिए दुनिया को भी और पापा को भी। ये सभी पापाओं के लेसन है कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को फ्रीडम दीजिए, Yeah. उन्हें समझिए और उन्हें बहुत दूर की उड़ान दीजिए, Yeah. खुला आसमान दीजिए। Yeah. एक आपकी 34 साल हो गए, लाइक मोर देन 30 इयर्स इन दिस इंडस्ट्री, और Yeah. आपको मजा आता है फाइनेंस के इस थ्रिल के अंदर में, इस क्राइसिस के अंदर में। इस कंसिस्टेंसी के लिए आपका मंत्र क्या है? देखो, एक चीज मैं मेरी लाइफ में हमेशा मानता हूँ। मेरे केस में क्या हुआ कि मुझे जो बिजनेस पसंद था वही मुझे मिला, तो मेरे लिए ये मेरा एक कुदरत का ये एडवांटेज हो गया। पर मेरा ये एक वन मोर स्टेटमेंट है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको संडे पसंद नहीं है, संडे सुबह अगर ये फील आ रहा है कि यार क्या संडे आ गया, उसके मतलब आपके पास ऐसे फ्रेंड्स ही नहीं है जो आज शाम को मिलने वाले हैं या सुबह मिलने वाले हैं। और मंडे सुबह 9 बजे अरे यार वापिस ऑफिस जाना है, मतलब आप वो बिजनेस को प्रेम ही नहीं करते हो, तो बिजनेस बदल दो। तो बिजनेस बदल दो। बहुत शॉर्ट टाइम है, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर में आपसे इतना सीखने को मिला और इतना ज्यादा। मैं तो पहले से ही आपका मतलब आपकी तरफ एक इंस्पायरिंग मॉडल की तरफ देखता हूँ कि Yeah. मुझे इस आदमी से क्या ले सकता हूँ रोज नया, Yeah. और मैं हमेशा वैसे ही देखता हूँ आपको। आपके जीने के 3 मंत्र क्या है जो यंगस्टर्स है या नई पीढ़ी है या जो भी लोग आपको सुनते हैं उनके? देखो, एक चीज जब आप क्वेश्चन कर रहे थे तो जो दिमाग में आया वो भी शेयर करूं कि देखो, पैसे के बहुत से एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एक बड़ा एडवांटेज क्या है पता है? पैसा आदमी को बहुत स्मार्ट बना देता है। ये अभी उसको एडवांटेज समझो, डिसएडवांटेज समझो, आपका चॉइस है। पर पैसे की वजह से दुनिया को लगता है ये बंदा बहुत स्मार्ट है और ये बहुत होशियार है, उससे बहुत सी चीज सीखने जैसी है। पर फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा है नहीं। पैसे में ये ताकत ये आपकी आपका नहीं, मैं humbleness मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, पैसे से मजा आता है। आज चलो पैसा कमाया है, कुछ सक्सेसफुल मिला है, कोई पोस्ट जगह पे पहुंचे हैं, तो लोग इस हिसाब से देखते हैं, इनवाइट करते हैं। अब अभी तो ऐसा हालत है कि अब वीकली एक बार मैं कोई इवेंट में जाता हूँ हाँ। जहाँ मुझे बोलना होता है, हाँ, तो समझो, और बहुत मजा आता है क्योंकि अंदर तो यहाँ तो खुशी- कुछ मिलता है ना कि भाई लोग 10 पूछते हैं तो कितना मजा आता है। बिल्कुल सही अभी बात। कोई बंदा मिला कि मैं अभी IIM में स्पीच दे के आया, हाँ, तो साला क्या बात है यार, हाँ। IIM में स्पीच दे के आया। तो ये पैसे की ताकत है। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पैसे की वजह से हुआ है, पर दुनिया को ये फील आ रहा है और हमको भी पता है। आज भी मेरे जो दोस्त है ना, वो मुझे नाम से ही बुलाता है और मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत खुशी होती है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मुझे ऐसे ही मिलन बोल रहे हैं। बाकी अभी प्रॉब्लम ये है कि हार्डली कोई मिलन बोल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है, फ्रेंकली बताऊं, और ये मैं नहीं चाहता हूँ। मिलन परीख फंडामेंटली तो यही रहना चाहता है। जब मुझे अभी नी में प्रॉब्लम है, बाकी कभी भी ग्रुप फोटो में मैं खड़ा ही नहीं रहता हूँ। लोग सीनियर सिटीजन की तरह चेयर में बैठ जाते हैं ना, हाँ। मैं हमेशा नीचे हुए बैठे ग्रुप में ही होता हूँ। वो मैं बिकॉज ऑफ देखा दिस प्रॉब्लम मैं अभी मुझे खड़ा रहना पड़ता। तो वो मुझे मैं ये देखा। सीरियसली मुझे ये पसंद ही नहीं है। तो मेरा पॉइंट क्या है कि आप जो अंदर हो ना, जो नेचुरल है ना, लंबा वही चलने वाला है। शॉर्ट टर्म आप कुछ भी दिखाओ, लंबी गेम तो वही चलने वाली जो आप हो। लेकिन मैं आप ही के स्टेटमेंट को इसके सामने रखता हूँ। Please. आप ही ने कहा कि अगर सामने वाले ने कुछ पाया है और सक्सेसफुल है तो इसमें कुछ है, तो कुछ तो है, वो और कुछ ही गारंटी है। इसमें कुछ है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि देखो, मेरी जो स्ट्रेंथ है ना, हाँ। वो आज भी थी, पहले भी था। ऐसा नहीं है कि आज ही आई है। और ऐसी बहुत सी स्ट्रेंथ बहुत से लोगों में हो सकती है,
लेकिन एक सक्सेस होने के बाद ही पर लोगों अपने को लगता है कि भाई उसके पास, क्योंकि ऐसा दिखता है। तो मैं हमेशा, जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं चीजों में नहीं मानता हूं, जैसे ये सब कोई पिरामिड या वास्तु, ये सब चीज में मैं नहीं मानता हूं। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरी बिल्डिंग में जैनम हाउस में आओगे, हाँ, कोई भी चीज ऐसी नहीं है, मैं जरा भी मानता नहीं हूँ। मैं एकदम ही क्लियर हूँ कि लाइफ में उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। ऐसा मेरा व्यू है। आपका या दुनिया का अलग हो सकता है। मैं बहुत, मेरे हाथ में आपको कभी कुछ भी बिल्कुल नहीं नहीं मिलेगा। सो मेरा एक ही पॉइंट है, अगर आप मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो ठीक है, पर आप फिक्स रखो, जो करना है करो, बीच में नहीं रहो। क्योंकि मैं बहुत क्लियर हूं कि अगर कोई बंदा उसको मानता है, प्रॉब्लम उसका एक ही है, अगर सक्सेस नहीं मिला है, हाँ, उसको यही लगेगा बिकॉज ऑफ दिस थिंग ये हुआ। तो इससे होगा क्या, वो कभी अपनी एरर नहीं देखेगा कि ये मैंने मिस किया, वो कभी नहीं देखेगा। इल्जाम दूसरों पे लगा दिया, या तो किस्मत पे लगा दिया या भगवान पे तो लगा वो दिया। नहीं देखेगा कि साला मैंने ये मिस किया। बस मुझे लगता है ये शायद मेरी स्ट्रेंथ रही होगी कि मैं ये देख सकता हूँ कि मैंने ये मिस आउट किया। तो आपकी सबसे बड़ी गलती कब हुई थी, या क्या मिस्टेक आज आज भी आप सुधारना चाहते हैं? आप अपने अंदर कौन सी ऐसी चीज सुधारना चाहते हैं आज? नहीं नहीं, देखो मिस्टेक्स तो हम इतने डिसीजन लेते हैं तो मिस्टेक तो करते ही है। हाँ, लेकिन एक आदत जो आप एक सुधारना चीज चाहते हैं। बहुत ही क्लियर है कि भाई, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको पावर चाहिए ना, हाँ। अगर आपको पावर चाहिए ना, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। खत्म। दुनिया में पावर सिर्फ वही लोगों के पास है जो जिन्होंने responsibilities- जिम्मेदारी ली है। जिम्मेदारी लिया है। आज अगर आप चैप्टर में कहीं इन्वॉल्व हो, आपने एक जिम्मेदारी ली है, तो आपके पास पावर है। आपने ये जिम्मेदारी ली है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बिल्कुल। ऐसी हर एक सी चीज है जहाँ पे पावर आपको चाहिए। आज हर्ष के पास इसलिए पावर है कि हाँ। उसने होम मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। अगर आपको तो मैं ये हमेशा मानता हूँ कि बॉस, तो पावर तभी आएगा जब आपको आप जिम्मेदारी लेना और सीखें। आप काम करोगे तो गलती होगी ही, ये गारंटी है। आप 10 डिसीजन लोगे हाँ। तो गलती होगी, और क्योंकि आप ही के पास राइट है। चैप्टर चेयरमैन ही गलती करेगा, नॉर्मल मेंबर नहीं करेगा, क्योंकि वही उसी ने ऐसा काम किया है गलती करने वाला, बिल्कुल तो वो करेगा ही। करें। फिर भी कुछ ऐसे मूल्य जो चीजें लोगों को करनी चाहिए जिस वजह से और अच्छा उनका भी ग्रोथ है। मुझे लगता है कि आपको मैं जो काम करता था वो ये करता था। आज भी चांस मिले तो करता हूँ, पर पहले तो मैं करता ही था कि सबसे पहले मैं मेरे जर्नी का जो मेन बड़ा पार्ट है ना, कि बिकॉज ऑफ दिस थिंग, वो मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप मेरे लिए एक बड़ी स्ट्रेंथ थी। मेरे केस में कैसा था कि जब मैं एकदम, मतलब जब मैं स्कूटर पे था ना, तभी भी मैं देख लेता कि मेरे गांव में कितने लोग हैं जिसके पास अच्छा पैसा है। और जब वो समझण नहीं थी, तभी मैं गाड़ी को पैसे वाला मानता था। मतलब कितने हमारे समाज में समझो 22 लोगों के पास गाड़ी है, तो ये पैसे वाले हैं। तो लाइफ में कभी भी चांस मिले तो ये लोगों को मिलना है। मेरे दिमाग में पहले से ये था। मैं कभी भी पैसे वालों से दूर नहीं रहता था, मैं उससे मिलता ही था, मैं उसको नाम से बुलाता था। तो कभी भी चांस मिले, जैसे हमारे समाज में एक शैलेश भाई थे, तो मैं हमको, कैसे हो शैलेश भाई, कैसे हो रूपा बहन, तो मैं उसको बुलाता था, मिलता था। वो 4-5 बार मिलता हूँ, फिर वो पूछता है तू कौन है, तो मैं बोलता हूँ मैं सुरेश भाई का बेटा हूँ, हाँ। शेयर ब्रोकर हूँ, एंजल का सब ब्रोकर हूँ, हाँ। और मैं शेयर का ही काम करता हूँ। ठीक है, फिर 3-4 बार, ठीक है बेटा आ जाना एक दिन, चल अकाउंट खोल देंगे। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरा पापा को लोग जानते थे, क्योंकि वो म्यूजिशियन थे, तो हाँ। लोग जानते थे, अच्छे से जानते थे। कुल मिला के कि आप जिनके आसपास रहते हो, वो लोग अगर आप पावरफुल है या वो लोग सक्सेसफुल और है, आप देख सकते हो कि उसके पास पैसा है ना, या वो सक्सेस उसने पाया है ना, तो कैसे उसको पाया? मिली है, कुछ तो मिलेगा ही, कुछ तो सीखने को बस। मिलेगा। और एटलीस्ट रिलेशनशिप बन जाएगा। मुझे धीरूभाई- कभी भी, बहुत लोग पैसे वालों से डरते हैं, भैया उससे तो दूर ही रहे, उसके अड़फेट में नहीं आना है। मैंने मेरी लाइफ में ये सोचा ही नहीं। उसमें से भी क्या सीखने को मिल सकता है, वो सीखने के लिए आप बस वो हमेशा और निकलता ही है। मैं तो देखा है, हमने जैनम में बहुत साल ये चलाया। सूरत में जितने भी सक्सेसफुल लोग थे, कोई भी सक्सेस, ऐसा नहीं, एजुकेशन से लेके, हॉस्पिटल से लेके, बिजनेस से लेके, डायमंड से लेके, कोई एडवेंचर से लेके, सबको हम बुलाते थे रेगुलरली। और हमारा यही पर्पस था कि भैया आप यहाँ पहुंचे कैसे, और जो बैठते थे वो हमारी एम्प्लॉय और हम लोग बैठते थे। एम्प्लॉय से मुझे एक बात आई, मैं जब आपसे मिलने आया था इस पॉडकास्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए, आई वॉज वेटिंग इन योर वन ऑफ द ऑफिसेस, और आई वॉज ऑब्जर्विंग योर ऑफिस, और वहां पे आप अपना काम कर रहे हैं, पीछे जिनम भाई अपना काम कर रहे हैं, दिशांत भाई अपना काम कर रहे हैं। आपके 4 स्टाफ हैं जिनका सिर्फ काम ये है कि मेहमान आए तो चाय पिलाना है, कुछ गिरा हो साफ सफाई करने, यानी पट्टा वाला जिसको बोलते हैं लोग, या स्टूवर्ड्स बोलते हैं आज के जमाने में,
राइट, वो 4 लोग वहां खड़े हैं, वो 4 लोग मुस्कुराते हुए दिखते हैं, ओके, इतने मुस्कुराते हुए दिखते हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए काम करके खुशी से वहां खड़े हैं। मतलब मुझे सिर्फ, अगर मैं यूं बैठा हूं और वेट कर रहा हूं, मैंने खिड़की की तरफ देख लिया या दरवाजे की तरफ देख लिया और उनकी नजर मुझ पे पड़ गई, तुरंत आके पूछेंगे सर कुछ चाहिए। आई एम लाइक, दे आर सो अटेंटिव, Yeah, दे आर सो स्माइली, yeah. दे आर सो हैप्पी डूइंग दिस स्मॉल वर्क ऑल्सो। Okay. ये खुशी नीचे के लेवल तक इतने स्टाफ के बीच में कैसे पहुंचाई आपने? देखो एक चीज है जो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी भी है ये पॉइंट पे हाँ, कि देखो सूरत में बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जहाँ ऐसा नॉर्म्स है कि अगर आप 30 साल से यहाँ जॉब कर रहे हो, हाँ, आप जिस दिन छोड़ोगे वो हाँ, आपके लिए लास्ट डे होगा। हाँ, आप कभी भी लाइफ में वापस नहीं आ सकते हो, हाँ, तो आप सोच के छोड़िए। हाँ, और वो भी परफॉर्मर है, हाँ, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन भी परफॉर्मर है। हाँ, एक और ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, वो ये करता है कि भाई आप जा रहे हो, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, आप जाइए हाँ, और आपको जब भी मन करे वापस आ जाइए, हाँ, आपके लिए द्वार खुला ही है। हाँ, अभी दोनों परफॉर्मर है, दोनों अलग स्टाइल से काम कर रहे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सच कौन है, ये है ये है। हो सकता है दोनों के पैकेज। वो कोई बंदा बेचारा छोड़ेगा ही नहीं और कोई बंदा, अरे भाई चांस तो लेने दो लाइफ में। मेरे केस में क्या है कि मैं ये मानता हूँ, जब मुझे कोई ऐसा बोलता है ना कि ये एम्प्लॉय मेरे यहाँ 20 साल से काम कर रहा है, तो मैं कभी खुश नहीं होता है, मुझे दुख होता है। मुझे इसलिए दुख होता है कि ये बंदा एक्चुअल में यहाँ पैदा हुआ है इंडिया में या जमीन पे, हाँ, वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आया है, वो जहन्नम के लिए नहीं आया है। उसका बैड लक है या वो उसकी इतनी समझण नहीं है कि ये छोड़ के मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ। तो मैं जब इवन अभी तो मैं इंटरव्यू नहीं लेता हूँ, जब मैं लेता था ना, हाँ, तो मैं बंदे को पूछता कि भैया तेरा क्या प्लान है जॉब? हाँ, मेरी यही, आपकी जिंदगी भर यही रहना है। मेरे लिए वो बंदा पसंद ही नहीं है। मैं हमेशा उसी को वेलकम करता हूँ जो है, जो दिमाग में रखता है कि भाई आज मैं जॉब कर रहा हूँ पर 5 साल के बाद मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना है। उसको डर लगता है कि साला मैं ऐसा बोलूंगा तो ये लोग जॉब नहीं देंगे। बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर वो धकस है, वो पर प्यास मैं है। बहुत क्लियर हूँ कि जब अब मेरा एम्प्लॉय जिस दिन तय करता है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, उसके बाद जो 3 साल 5 साल काम करता है ना, उसका रिजल्ट आपको लाइफ में, आप उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, वो मुझसे ऊपर काम करेगा। कि वो अभी बहुत क्लियर, उसके लिए ऐसा नहीं है कि ये मेरा सेगमेंट नहीं है। उसके लिए तो, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर है, वो ऐसे ही सोचेगा कि मैं मिलन परी की जगह होता तो मैं क्या करता, और मुझसे आके वो वही बात करेगा कि भैया ये सेगमेंट में मुझे लगता है कि हम मिस कर रहे हैं, जबकि वो मेरा नहीं है, आप देख लीजिए। वाह। तो मेरा ये व्यू है कि मुझे ये मतलब मुझे लगता है कि भाई, और मैं हमेशा ये पूरी चीज में मेरी एम्प्लॉय टीम के सामने बोलता हूँ कि बॉस लाइफ में एक बार एंटरप्रेन्योर बनिए, उसका एडवांटेज देखिए। और ये इजी नहीं है, ये पेनफुल है, पर मैं एक चीज बोल दूं, पैसा खाली प्रोसेस से ही आता है। ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે જફાના જ પૈસા છે, જફા કરવાથી જ પૈસા આવશે। મારા માટે मेरे लिए बहुत इजी था, मैं एंजल का सब ब्रोकर था, हाँ, कोई चैलेंज नहीं थी। बिल्कुल। पर मैं कल सुबह पेन कैसे करूंगा वो सोचता होता, हाँ। तो आज ये पॉडकास्ट नहीं होता। आई एम लाइक स्पीचलेस, शब्द मेरे खत्म होते जा रहे हैं, पर मुझे और जानना है और जानना है और जानना है, ऐसा निकल रहा है। बस मेरे तो सवाल खत्म हो गया। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं बस अपने हमारे ऑडियंस को? थैंक यू वेरी मच। देखो मेरा जो नॉलेज है या मेरी जो क्लैरिटी है वो लिमिटेड है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और मैं रीडर भी नहीं हूँ, मैं बुक्स मतलब मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। तो पॉइंट एक ही है कि मेरे दिमाग में जो आया है मैंने शेयर किया है, और आपको कंप्लीट फ्रीडम है। मेरी बात आपको अच्छी बुरी सही गलत लग सकती है, और ये कंप्लीटली मेरी जिम्मेदारी है जो भी मैंने शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनीष। थैंक यू सर। ये है मिलन पारेख, सीधे साधे सरल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल एंड टू द पॉइंट। फंडा क्लियर है, कोई मगजमारी नहीं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, बस करना है, करते जाना है। थैंक यू थैंक यू सर। आप आए इधर और बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ जानने को मिला है। कल से शायद मेरी जिंदगी में एक बदलाव आए, ऐसा मैं यहाँ से खुद से एक प्रॉमिस करके जाता हूँ। थैंक यू।